नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। इस वक्त की बड़ी खबर सर्दी और बर्फबारी की। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है और साथ ही बढ़ती जा रही है सर्दी की मार। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली में जहां आज भी कोहरा छाया हुआ है, तो वहीं लखनऊ और नोएडा में भी कमोबेश यही हालात हैं। सुबह सुबह छाई धुंध की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ी। विजिबिलिटी कम होने से कई उड़ानों और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। वहीं श्रीनगर में ठंड की वजह से डल झील जम चुकी है। जमी डल झील पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जो इस बात को दर्शा रही हैं कि कोहरा कितना बढ़ा है, जिसका मतलब सीधा सा ये है कि अब ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि आने वाले 1-2 दिन अभी ऐसे ही हो सकते हैं, यानी कोहरा अभी भी हो सकता है। सड़क पर निकलना थोड़ा खतरनाक इस वक्त जरूर है, क्योंकि कई एक्सीडेंट की खबरें भी कोहरे की वजह से आती हैं। कुछ खास सहयोगी साथ देखिए। श्रीनगर से रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ हैं, नोएडा से दीपक रावत हमारे साथ हैं, दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ हैं, जयपुर से भवानी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ तो होंगे, नहीं इस वक्त जुड़ भी गए हैं वो। जल्दी से पहले रुख रिफत अब्दुल्ला का कर लेते हैं, श्रीनगर के हाल जान लेते हैं, क्योंकि डल झील के पास वो मौजूद है। रिफत, आज तो बिल्कुल विजिबिलिटी कम दिख रही है, आपके पीछे तो नजारे ही नहीं दिख रहे। बिल्कुल अर्पिता, बहुत कम विजिबिलिटी है और साथ ही टेम्परेचर भी लगातार माइनस में बना हुआ है। -7.6 रात का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं डल लेक पहले ही फ्रीज हुआ है, लेकिन हर रोज इसकी परत जो है अब मोटी होती जा रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे हालांकि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, कोहरा छाया हुआ है बहुत, लेकिन परत जो है डल लेक की मोटी होती जा रही है। मैं अच्छे से इस डल लेक पे इस वक्त चल सकता हूँ, लेकिन सरकार ने पहले ही कहा है कि डल लेक पे ना कोई वॉक करे और एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि बच्चों ने क्रिकेट खेला था कल काफ़ी जगहों पे और लोगों से कहा गया कि वो डल लेक के अंदर ना जाएं, क्योंकि खतरा हो सकता है डूबने का। कहीं पर भी थिन लेयर हो सकती है, हर जगह थिक लेयर नहीं होगी। मैं आगे दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, मैं अपने विजय से कहूँ कि थोड़ा सा जल्दी आएँ और जो देश दुनिया से हमें देख रहे हैं दर्शक, वो आप तक हम पहुंचाएंगे कि क्या हाल है आज श्रीनगर का। हर तरफ से कोहरा छाया हुआ है और जिस तरीके से विजिबिलिटी की बात है, गाड़ियां लाइट ऑन करके चल पा रही हैं। आप देख सकते हैं ये श्रीनगर की सड़कों का हाल है और विजिबिलिटी बहुत ही कम है। और इर्द गिर्द जो बर्फ है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ है फुटपाथ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और उसके बाद ये हाल है श्रीनगर का। और कश्मीर के बाकी एरियाज़ का कारपेट बना हुआ है, वाइट कारपेट पूरे कश्मीर वादी में, जिसकी वजह से शदीद सर्दी बढ़ गई। डल लेक जमा हुआ है, नेशनल हाईवे बंद है, फ्लाइट्स में अब बाधा आ जाएगी क्योंकि लगातार विजिबिलिटी अब कम हो गई। तो ये कहा जा सकता है कि कश्मीर शदीद तरीन सर्दी की लपेट में आ चुकी है और लोगों को हर तरह की मुश्किलात हैं। नल जम जाते हैं, टैंक्स जम जाती हैं, लोगों को घरों में पानी नहीं आ रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त कश्मीर में हालात क्या है। ठीक है रिफत, रही जरा सा। देखिए, दिल्ली में भी आज घना कोहरा छाया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप और ज्यादा देखा जा सकेगा। मौसम विभाग के नए अलर्ट के मुताबिक 3 दिन उत्तर भारत में तापमान औसत से नीचे रहेगा, जिस वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में घना कोहरा रह सकता है। दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। कल दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा था। हालांकि आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सफदरजंग में विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर रही। राजधानी के कुछ इलाकों में तो काफी घना कोहरा छाया हुआ रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। लखनऊ और उसके आसपास तापमान 6 से 10 डिग्री तक रहा। प्रियंका हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, दिल्ली की क्या तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए, और क्या कल से ज्यादा कोहरा आज है? जी बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। कश्मीरी गेट पे हम हैं, फ्लाईओवर पे हैं। आपको यहाँ तस्वीरें दिखाती हैं कि जो तमाम गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, वो तमाम गाड़ियाँ लाइट्स के साथ जल रही हैं। आज हालांकि टेम्परेचर जो है वो कल की तुलना में बेहतर है, मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। और इसका कारण है कि एक तो शीतलहर चल रही है, बेहद ठंडी हवाएं चल रही है, और दूसरा सूरज का नामो निशान नहीं है, धूप नहीं आई हुई है। इस वजह से ठंड
ज़्यादा महसूस हो रही है। ये फिलहाल आप दृश्य जो देख रहे हैं, आज सफदरजंग में 200 मीटर की विजिबिलिटी नापी गई और इसी तरीके से दिल्ली भर में सफ़ेद आपको जो चादर है वो नज़र आ रही है। लेकिन खास बात अर्पिता ये भी है कि ये सिर्फ कोहरा नहीं है, ये स्मॉग है। दिल्ली में एयर क्वालिटी भी सीवियर कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली के तमाम स्टेशन जहां पर एयर क्वालिटी मापी जाती है, सारी जगहों पर सीवियर कैटेगरी में एयर क्वालिटी है। ऐसे में ये जो सफ़ेद चादर सी अभी दिख रही है दिल्ली के पूरे ऊपर, ये लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती है क्योंकि एयर क्वालिटी लगातार। ठीक है प्रियंका, जरा रहिए साथ। दीपक रावत भी दिल्ली में मौजूद हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें? अर्पिता, दिल्ली से सटे नोएडा में हम इस वक्त मौजूद हैं और नोएडा के भी कुछ वैसा ही हाल है जैसा दिल्ली का प्रियंका दिखा रही थी। नोएडा में भी विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियां जो चल रही हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह के वक्त की विजिबिलिटी काफ़ी कम होती है। 100 से 150 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी कल थी और उससे भी कम जो है वो सुबह के वक्त आज बनी रही। लेकिन फिलहाल अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो विजिबिलिटी है उसमें फ़र्क दिख रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पर 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन विजिबिलिटी पर असर सिर्फ कोहरे की वजह से नहीं है। यहाँ पर भी नोएडा की अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज जो PM 2.5 का स्तर है वो 400 से पार है। 400 से पार का मतलब आप ये समझिए कि सीवियर कैटेगरी में है पोल्यूशन नोएडा में अगर बात की जाए तो ऐसे में पोल्यूशन जो बढ़ जाता है सर्दियों के वक्त और कोहरा भी बना रहता है तो विजिबिलिटी पर इसका अच्छा खासा असर दिखाई देता है। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि आने वाले दिनों में कोहरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। विजिबिलिटी में असर इसलिए भी दिखाई देगा क्योंकि जो AQI है वो नोएडा का 400 के पार ही बना रहेगा, परेशानी बढ़ सकती है। ठीक है दीपक, रहिए जरा साथ। देखिए दिल्ली में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि राजधानी में कल के मुकाबले आज कोहरा, जैसा प्रियंका बता रही है, कम है, जबकि आज का न्यूनतम तापमान 6.4 रिकॉर्ड किया गया। कोहरे की वजह से घरों से निकलने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तो दिल्ली पर वैसे ही ठंड और कोहरे का सितम जारी था और उस पर प्रदूषण ने भी दोहरी मार लगा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कश्मीरी गेट में। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं स्मॉग की। जो कोहरा और प्रदूषण का मिक्सचर है वो फिलहाल आप देखेंगे कि किस कदर विजिबिलिटी पर असर डाले हुए हैं। आप देखेंगे तमाम वाहन जो आ रहे हैं ये लाइट अपनी जलाकर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई है। ये फिलहाल जो सफ़ेद चादर आपको नज़र आ रही है ये प्रदूषण और कोहरे से मिली हुई है, जिसे स्मॉग कहा जाता है। ये कश्मीरी गेट के बस अड्डे की तस्वीर देखिए, किस तरह से धुंधला नज़र आ रहा है और इसी तरीके से प्रदूषण और कोहरे की पूरी चादर दिल्ली में लिपटी हुई नज़र आ रही है। जहां भी आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ कोहरा स्मॉग ही नज़र आ रहा है। ऐसे में तापमान की अगर बात की जाए तो दिल्ली का न्यूनतम तापमान आज 6.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही फिलहाल कोहरे से और प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज सीवियर कैटेगरी यानी कि बेहद खतरनाक कैटेगरी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता पहुंची हुई है। रिफात भी हमारे साथ देखिए श्रीनगर से मौजूद है। रिफात, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, भारी बर्फबारी वहां पर हुई है, स्थिति क्या है? क्या आज भी वहां पर बर्फबारी हुई है? पर्यटक अगर पहुंच रहे हों तो वो इस मौसम का कैसे आनंद ले रहे हैं, जरा बताइए। अरे जितने भी पर्यटक आते हैं अर्पिता, वो ये कह रहे हैं कि ये अद्भुत नज़ारे हैं और दुनिया में उन्होंने कहीं ऐसे नज़ारे नहीं देखे। फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, ये है डल लेक जो दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, शिकारा राइड करते हैं। लेकिन आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो पहले आ चुके हैं, जिन्होंने पानी देखा, उनको भी आज आना चाहिए और वो देखेंगे फ्रोजन डल लेक कैसा होता है। एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से फ्रीज हुआ है डल लेक, क्योंकि 29 साल में पहली बार कल रात का टेम्परेचर जो था वो -8.4 था। तो ये कहा जा सकता है कि 29 साल के बाद इस तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि परेशानियां लोकल लोगों के लिए हैं, लेकिन टूरिस्ट्स के लिए कोई परेशानी नहीं है। ये बुलवार्ड रोड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है और आप देख सकते हैं जो गाड़ियां चल रही हैं लाइट्स ऑन करके चलना पड़ता है। और यहाँ पे प्रदूषण की वजह से जो है या पोल्यूशन की वजह से यहाँ ये कोहरा नहीं है, बल्कि सर्दी की वजह से है। यहाँ पे मौसम जो है आम हालात में अच्छा रहता है, यहाँ पे तो पोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये जो कोहरा है ये सर्दी की वजह से है। सर्दी की जो लहर है वो इस वक्त दौड़ रही है, ये कहा जा सकता है। और खून जमा देने वाली सर्दी लगातार कश्मीर घाटी में है। जो मैंने पहले भी कहा, नल जम गए हैं, टैंक्स फट रही हैं, पाइप्स फट रही हैं और दूध जो है वो भी अब फ्रीज हो रहा है, घरों में तेल फ्रीज हो रहा है और डीजल की गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। भवानी का भी रुख कर लेते हैं। भवानी, वहां पर क्या स्थिति है? वहां तो धूप खिली दिख रही है।
देखिए यहाँ पर जयपुर के अंदर बादल छाए हुए हैं, अभी थोड़ी अब धूप आई है, लेकिन लगातार ये धूप छाँव का खेल चल रहा है और टेम्परेचर है 8 डिग्री के लगभग आज जयपुर का बना हुआ है। लेकिन जयपुर के अलावा राजस्थान के बाकी शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल स्थिति है सीकर और गंगानगर के अंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फोग है, कोहरे की वजह से वहाँ काफ़ी दिक्कत हो रही है शहर के अंदर। और टेम्परेचर जो गंगानगर के अंदर है वो भी तकरीबन 6.5 डिग्री के आसपास है। तो जो ये इलाका है 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर जो चूरू, गंगानगर, सीकर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दी का सितम है। जयपुर के अंदर कल और आज में टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। कल भी 8 डिग्री था, आज भी 8 डिग्री के आसपास है, लेकिन आज एक ये कि कल कोहरा था, आज कोहरा कम है जयपुर के अंदर। और अभी हम कुछ देर बाद में थोड़ी देर बाद में मौसम बादल होने की वजह से बदल रहा है। जी बिल्कुल, रहिए भवानी साथ। देखिए कमोबेश यही हालात जो भवानी बता रहे हैं लखनऊ में भी दिखे। सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ था, लखनऊ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अजीत हमारे साथ लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। अजीत, वहां अभी भी क्या वही स्थिति है या धूप खिली है? देखिए अर्पिता, थोड़ा सा परिवर्तन जरूर हुआ है राजधानी लखनऊ में। हालांकि रात का जो तापमान था वो काफी गिर गया था, 6 से 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया था, कहीं कहीं 5 डिग्री भी हो गया था। लेकिन लगातार जो ठंड है वो उत्तर भारत के साथ साथ राजधानी लखनऊ में पड़ रही है। और यहाँ जो ठंड की वजह से काफी लोग परेशान हैं। जहां मौजूद हैं यहाँ अभी भी देखिए जो है कुछ लोग जो है वो ठंड से आग सेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ देखिए दादी बैठी हैं, वो भी ठंड से सेक रही हैं। दादी, ठंड पड़ रही है? आग भी जलाए हुए हैं आप? क्या कहेंगे, ठंड बहुत तेज पड़ रही है? हाँ, ठंडक पड़ रही है। तो सुबह से आग जलाए, तापमान भी डाउन है। हाँ, सुबह से आग जल रही है, ठंड तो बहुत पड़ रही है। ठंडक पड़ रही है तो क्या कहेंगे सर जी? हाँ, ठंडक बहुत हो रही है और इस समय क्या किया जाए, आग ही ताप रहे हैं जला के। जी तो देखा अर्पिता, जिस तरह यहाँ लोग हैं उनका सहारा आग है। और लगातार चूंकि 10 बज चुका है, उसके बाद भी तापमान अभी 10 डिग्री के आसपास है। सुबह का 6 डिग्री पहुंच गया था और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, विशेष तौर पे बच्चों और बुजुर्गों को। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है जो रैन बसेरे हैं वहां भी तैयारी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री उसका निरीक्षण करते हैं, अफसरान की भी ड्यूटी लगाई गई। तो अभी भी ठंड का कहर मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। अर्पिता ठीक है, रहिए जरा अजीत आप साथ। देखिए जनवरी का महीना पहाड़ों के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में सर्दी कहर बनकर टूट रही है। आलम ये हो चुका है कि श्रीनगर में 25 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। यहाँ पारा -8 तक पहुंच गया, जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सतह जो है बड़ी कमजोर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा होने के पूरे चांसेस हैं। जो है फ्रीज हुआ है सर, तो हम सुबह से यहाँ पे है कि कोई लड़का ऐसा ना करे हरकत इस पर जाए कि खुदा ना खासा डूब जाए। तायनात रखा है कि कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई इस पे न जाए। फिसलन तो है, लेकिन जान का खतरा इसमें बहुत ज्यादा है। श्रीनगर में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, 25 सालों का टूटा रिकॉर्ड। -8 से कांपी घाटी। जमी झील पर एसडीआरएफ का पहरा। कश्मीर घाटी सर्दी से कांप उठी है। खून जमा देने वाली सर्दी ने सब कुछ जमा दिया है। बेरहम बनकर कहर बरपाती ठंड ने उन लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है जो आम तौर पर इस तरह की सर्दी के आदी रहे हैं। लेकिन इस बार तो दावा किया जा रहा है कि श्रीनगर में बीते 25 सालों का रिकॉर्ड इस कड़कड़ाती सर्दी ने तोड़ दिया है। 1995 के बाद लोगों ने यहाँ ऐसी सर्दी का सामना किया है। साल के बाद पहली बार श्रीनगर में -8.4 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। कोल्डेस्ट नाइट तो थी, लेकिन 29 साल में पहली बार इतनी सर्दी देखने को मिली है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डल लेक मुकम्मल तौर पे फ्रीज हो गया। आप कहीं पे भी डल लेक में पानी नहीं देखेंगे, बिल्कुल जमा हुआ है ऊपरी लेयर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं देखने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं ये पल। वो कह रहे हैं कि हालांकि यहाँ पे मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये सब
जो ये पल है ये एंजॉय कर रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बर्फ फेंक रहे हैं डल लेक में, क्योंकि ये एंजॉय कर रहे हैं ये मोमेंट्स, उन्होंने शायद कभी देखा नहीं होगा किस तरीके से पानी फ्रीज होता है। जिस डल झील को चीरकर शिकारी कभी आगे बढ़ा करते थे, अब उसी डल झील में शिकारों का 1 फीट आगे बढ़ना भी चुनौती बन गया है। कुदरत की इस ताकत के आगे इंसान बेबस नजर आ रहा है। सर्दी ने यहां स्थानीय लोगों के सामने ऐसी चुनौती पेश कर दी है कि अब हर घड़ी हर घंटे इन्हें डल झील से एक जंग लड़नी पड़ती है। उसके बाद ही इनके शिकारे किनारे लग पाते हैं। लोकल जो लोग हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं, लोकल जो लोग हैं उनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से नाव का रास्ता बनाया जा रहा है, पहले कोरा तोड़ा जा रहा है, पूरा फ्रॉस्ट तोड़ना पड़ता है, अब लगातार इसकी परत मोटी होती जा रही है। 1 इंच तो कल थी, आज 1.5 इंच से 2 इंच काफ़ी जगहों पे परत देखी जा रही है पानी के। आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रगल, ये जो बच्ची है इसको हाउस बोट से सड़क तक ले जाना है। आप देख सकते हैं इनके जो घर वाले हैं कितना स्ट्रगल कर रहे हैं इस बच्ची को ड्रॉप करने के लिए। हो सकता है इसको ट्यूशन जाना हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो डल लेक में रहने वाले लोग हैं वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना मुश्किल में है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अगले 3 दिन डल झील में बर्फ की चादर और मोटी हो सकती है, जिसके बाद इस झील से किसी शिकारे या नाव का गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। सर्दी ने यहां ऐसी हद कर दी है कि पीने वाले पानी तक के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि पाइपलाइनों में पानी जम चुका है। रोजमर्रा के काम में दुश्वारियां कुछ ऐसी आ रही हैं कि लोग भी इस सर्दी से अब तौबा करने लगे हैं। चुनौतियां आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को भी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि डीजल की गाड़ियों के चक्के इस भयानक सर्दी में जवाब दे चुके हैं। लेकिन इससे भयानक हाल तो दूसरे इलाकों का है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, द्रास जैसे इलाके में -30 तक ये तापमान पहुंच चुका है। 29 साल में पहली बार इतना टेम्परेचर गिरा है श्रीनगर में, और भी टेम्परेचर गिरने की जो है संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है और 3 दिन जो है उनमें हालात बहुत खराब रह सकते हैं। और घरों में पानी नहीं आ रहा है, पानी के नल जो हैं जम गए हैं, टैंक्स जम गई हैं, और लोगों का हाल वाकई बेहाल है। और जो डीजल की गाड़ियां हैं अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं, ये है मुश्किलात श्रीनगर के। और बाकी जो एरियाज हैं, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, या फिर द्रास का एरिया हो, वहां तो हाल ही बुरा है। द्रास में तो -30 तक टेम्परेचर चला गया है रात का, और गुलमर्ग और पहलगाम में -15 तक जा चुका है। तो यह कहा जा सकता है कि शदीद तरीन सर्दी या खून जमा देने वाली सर्दी कश्मीर घाटी में ये दौर जारी है। कश्मीर घाटी में आफत बनकर टूटी इस सर्दी ने भले ही सब कुछ चौपट कर दिया हो, लेकिन यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए ये मौसम किसी तोहफे से कम नहीं है। गुजरात से आई ये सैलानी भी श्रीनगर में इस रिकॉर्ड तोड़ सर्दी का मजा ले रहे हैं। जो यहाँ का मौसम है इसको तो देखने कर ऐसा लग रहा है कि जन्नत तो यही है, और कोई जन्नत है नहीं। और ये जो हमने देखा सुना था कि बर्फ भी जमती है, ऐसे पानी जम जाता है, पूरी डल लेक जम जाती है। लेकिन अमेजिंग, तो आप बताइए अपना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। कभी ऐसे देखा है पानी हर तरफ से जमा हुआ है? कभी नहीं देखा है। फर्स्ट टाइम अपने जीवन में मैंने पहली बार ऐसी किसी झील को जमा हुआ देखा है। सर्दी ने सबसे ज्यादा दुश्वारियां यहाँ के कारोबारियों को दी है, जिनका रोजमर्रा का कारोबार इस प्रचंड सर्दी के बीच बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच प्रशासन के सामने जमी हुई डल झील भी चुनौती का सबब बन गई है, क्योंकि जमी हुई झील बच्चों के लिए किसी प्लेग्राउंड जैसी हो गई है। लोग यहाँ आ रहे हैं और बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो बच्चे डल झील पर क्रिकेट खेल रहे हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से साफ एडवाइजरी जारी की गई है कि इस जमी हुई डल झील के बीच में जाना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। उन तस्वीरों और लोगों के वीडियो को लेकर सावधान हो जाने की जरूरत है, खासकर वो बच्चे जो जमी हुई डल झील पर खेल रहे हैं। ये बर्फ की बहुत ही पतली चादर है और ये आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकती है। एसडीआरएफ की तरफ से भी लोगों से यही अपील की जा रही है कि जमी हुई डल झील से दूर ही रहें, ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। डल झील पर टहलना घातक साबित हो सकता है, कृपया ऐसा ना करें। ये डल जो है जमा हुआ है, देखने में ये जमा हुआ, लेकिन बीच बीच में अगर आप इसको देखेंगे तो ये बड़ा नाजुक है। जो बर्फ़ की तह है इसके ऊपर जमी हुई है, लेकिन कुछ जगहों से ये बड़ी तह जो है बड़ी कमज़ोर है, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा होने के पूरे चांसेस हैं। जो यंगस्टर्स हैं उन्होंने इसको एक एडवेंचर लिया हुआ है,
तो उस एडवेंचर को देखते हुए अगर आप देखेंगे तो उनको अपनी जान का इसमें ज़्यादा खतरा है। अगर इसमें उतरते हैं तो एक दो ऐसे हादसे होने से बचाए भी हैं हम लोगों ने, जिस तरीके से हमारी टीम यहाँ 24 आवर्स काम कर रही है। शासन और प्रशासन की एडवाइजरी के बावजूद भी लोग जमी हुई डल झील को अपने एडवेंचर का जरिया बना रहे हैं। यही वजह है कि एसडीआरएफ की टीम यहाँ दिन रात लोगों की मदद के लिए जुटी हुई है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। डल जो है फ्रीज हुआ है सर, तो हम सुबह से यहाँ पे है कि कोई लड़का ऐसा ना करे हरकत इस पर जाए कि खुदा ना खासा डूब जाए तो कोई प्रॉब्लम हो जाए सर। तो किस तरह का रेस्क्यू कर रहे हैं? सर हम इसको हम लोगों को पीछे ही रह रहे हैं कि आप पीछे रहो, इसके बीच में मत जाए तो आपके लिए वो मुसीबत में खुदा ना खासा मुसीबत ना बन जाए। 1-2 दिन हुए हमें, जब से माइनस हो रहा है तब से हम यहाँ पे हमारी पूरी टीम रेडी है इसके लिए कि कोई डूब ना जाए, कि किश्ती आर पार जा रही है उनको मदद करे आर पार जाने में, तो हम 1-2 दिन से रेडी है बिल्कुल। एसडीआरएफ की टीम का दावा है कि लोगों की मदद के लिए चप्पे चप्पे पर उनकी टीम तैनात है। ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं बीच में जो कि चाहते हैं कि हम इस पे खेलें, लेकिन इसके खेलना जो है वो अपनी जान को जोखिम में डालना है। उस चीज़ को रोकने के लिए हमने इस वक्त अपनी टीम जो है एसडीआरएफ की वो हर तरफ तैनात की है। अगर आप देखें कि डल के यहाँ पे और 4 तैनाती की तरफ से भी हमारी टीम जो है वो इस वक्त काम कर रही है। काम यह है कि किसी किस्म का कोई बच्चा जो है, कोई शख्स जो है या कोई शिकारे वाला अगर खुदा ना खास्ता डूबता है या उसे किसी कोई हादसा पेश आता है तो हमारी टीम जो है वो इमीडिएटली उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। उधर मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ और दिन कश्मीर घाटी पर भारी रह सकते हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन भी लोगों को इसी बात की हिदायत दे रहा है कि लोग अपने घरों में ही रहें, क्योंकि सच यही है कि कुदरत की ताकत के आगे सारी ताकतें बेबस हैं। रिफत का रुख कर लेते हैं, श्रीनगर से हमारे साथ है रिफत। आप वहां पर मौजूद हैं, जिस तरह की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे डल झील में खेलने उतर जा रहे हैं, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं कि जो पर्यटक हैं जिनको नहीं पता है कि ये लेक है या अब जम गई और खतरनाक हो सकती है, उनके लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, जिस तरीके से एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह पे लगा दी गई हैं और वो लोगों से कह रहे हैं कि वो डल लेक में ना जाएं। जो हमारे दर्शक हैं देश भर से दुनिया भर से देख रहे हैं, मैं उनको दिखाना चाहूँगा। एक हो गया कि डल लेक यहाँ से जम गया, आप देखिए कि पूरी तरह से इसकी परत जमी हुई है और इस पर इंसान ईजिली चल सकता है क्योंकि कुछ जगहों पे मोटी परत है लेकिन कुछ जगहों पे पतली परत है और वहाँ पे अगर इंसान कदम रखेगा तो डूबने का खतरा हो सकता है क्योंकि इसमें चश्मे हैं अलग अलग जगहों पे। मैं टेक्निकली आपको बताऊं क्यों परत पतली है काफ़ी जगहों पे और चश्मों का पानी गर्म होता है। इस डल लेक में जहाँ जहाँ चश्मे हैं वहाँ का पानी थोड़ा सा ल्यूकवार्म है और उसकी वजह से जो है वहाँ की परत जो है हल्की है और बाकी परत मोटी है। और दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कश्मीर में दोहरी मार झेल रहे हैं हम सर्दी की, और ये जो देख सकते हैं आप, ये बर्फ़ है। अब ये भी अब आप देख सकते हैं इसको पत्थर बन गए हैं, ये बर्फ़ है। और ये जो बर्फ़ गिरी उसके बाद ये जो सड़कों पे है या ज़मीन पे है, ये कारपेट जो वाइट है ये भी बहुत हार्ड हो गया है, देख सकते हैं आप। मैं इसमें फेंकूंगा, ये भी देख सकते हैं आपकी बिल्कुल पत्थर लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आपकी डल लेक में इस वक्त हालत क्या है। जो देश भर से दुनिया भर से हमें लोग देख रहे हैं उनको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो है अब बर्फ़, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा फिर से दिखाएं। ये जो बर्फ़ है ये पहले बहुत सॉफ्ट होती है जब, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, टेम्परेचर जब माइनस होता है तो फिर ये बिल्कुल पत्थर बन जाते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये सड़कों के किनारों पे हाल है श्रीनगर में और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 6 फीट 5 फीट बर्फ़ हुई, यहाँ पे तो 1-2 फुट बर्फ़ हुई और ये हाल है। ऐसा लगता है कि हर तरफ से पत्थर बिखरे हुए हैं और ये हाल है। इतना ये देखिए कितना मजबूत है। मैं फिर से फेंकने की कोशिश करूँगा डल लेक में और ये देख सकते हैं आप, यहाँ नीचे जो है पानी यहाँ पे जम गया है और सड़कों पे जो है बर्फ़ जम गई है। तो ये कहा जा सकता है कि हर तरफ से लोगों को मुश्किलात हैं। यही वजह है कि पानी भी जम रहा है, घरों में पानी नहीं आ रहा है, नल जम गए हैं, टैंक्स फट रही हैं। अभी जितने भी इलाके हैं वहाँ पे लोगों को मुश्किलात हैं और एयरपोर्ट पे आप मुश्किलात आएंगी क्योंकि ये जो फॉग है आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी बहुत ही पुअर है, कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ियाँ जो है चल रही हैं लाइट्स ऑन करके, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। ऐसे में अभी ये मुश्किलात जारी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कुछ और दिनों तक सर्दी झेलनी पड़ेगी। ठीक है रिफत, जरा रहिए। देखिए अभी कुल मिलाकर जो तस्वीर साफ है वो ये कि 2-4 दिन तस्वीरें कुछ ऐसी ही रह सकती हैं। खासतौर पर उत्तर भारत में ठंड अभी और बढ़ सकती है क्योंकि देखा हमने किस तरीके से श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है, डल झील जो है वो जम चुकी है। अब तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर में आज से
राम मंदिर के लिए वीएचपी निधि समर्पण अभियान की शुरुआत कर रही है। विश्व हिंदू परिषद ने इसे निधि समर्पण अभियान का नाम दिया है और इस अभियान के लिए जगह जगह पर कार्यालय खोले गए हैं, जहां से वीएचपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मंदिर के लिए चंदा मांगेंगे। 44 दिन के इस अभियान में वीएचपी ने 65 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। राम जन्मभूमि तीर्थ के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज समेत वीएचपी के 4 लोगों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से सुबह 11 बजे मुलाकात करेगा। ये प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से सहयोग राशि भी लेगा। राम मंदिर निर्माण के चंदे के लिए देश भर में राम रथ यात्राएं और मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन अभियान से पहले ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने अभियान पर सवाल खड़े किए। वो चंदा डिजिटल तौर पर जुटाने की बात कर रही है। वीएचपी के अभियान के खिलाफ कांग्रेस भी अभियान चला रही है। 3 तस्वीरें जरा अब हम आपको दिखा दें। 3 तस्वीरें ये जो है, एक में विश्व हिंदू परिषद के चंदा अभियान के तहत छपवाए गए कूपन नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर अयोध्या की है, जहां मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकपुरम में रखे जो पत्थर हैं उनको तराशने का काम तेज है। वहीं कुछ ही देर में 11 बजे के बाद एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर मंदिर निर्माण की तैयारियों की जानकारी देगा। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि चंदा लेने के लिए इस अभियान से किसी राजनीतिक दल का कोई लेना देना नहीं है और उसके कार्यकर्ता सभी लोगों के पास सहयोग राशि लेने के लिए जाएंगे। कोई पॉलिटिकल अपॉलिटिकल पार्टी सब लोगों से हम मिलेंगे। हम राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, हम और भी शेष सभी गणमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे और जो भी श्रद्धा से देगा उसको हम स्वीकार करेंगे और सबसे हम आशीर्वाद भी लेंगे रामकाज के लिए कि भाई अब ये जो बड़ा काम है और आप उसमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें शुभाशीष दीजिए तो हम आगे बढ़ेंगे उसमें। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ है। पटना से चंद्रमोहन कुमार, दिल्ली से रवि सिंह, मुंबई से अभिषेक पांडे, लखनऊ से अजीत सिंह हमारे सहयोगी है, जयपुर से भवानी सिंह हमारे साथ है, कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ है। जल्दी से पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, यहाँ पर वीएचपी की तो मंशा समझ में आ रही है कि वो चंदा कलेक्ट करना चाह रहे हैं राम मंदिर को लेकर, वो भी लोगों के ऊपर होगा, वो जितना सहयोग करना चाहे, या अब होता है कि राम मंदिर बनाने में हर इंसान अपना सहयोग चाहता है, इसीलिए शायद ये अभियान भी वीएचपी की तरफ से शुरू की गई। लेकिन ये राजनीतिक दल क्यों इस पर सवाल उठा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, आपने सही सवाल किया कि राजनीतिक दल इस पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल के लिए ये मायने नहीं रखता कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। उनके लिए ये मायने रखता है कि कहीं ना कहीं चाहे उसके पीछे आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, इसका पॉलिटिकल फायदा उन्हें आगे चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि यूपी में 2022 का चुनाव, आगे चुनाव 2024 में। तो जो और पार्टियां हैं, कल आपने देखा एसटी हसन जो मुरादाबाद के सांसद, उन्होंने कहा कि चंदे के लिए रथ यात्रा निकलेगी, पथराव होगा, फिर क्या होगा, वो एमपी में जो हुआ सबने देखा। तो सबसे ज्यादा जो कष्ट है वो विपक्षी पार्टियों को इस बात का है कि राम मंदिर के चंदे के नाम पर बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा होने वाला। इसी पॉलिटिकल माइलेज की वजह से कांग्रेस परेशान है, जो दूसरे दल है, समाजवादी पार्टी है, वो परेशान है। लेकिन इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं अर्पिता, ये लखनऊ के अलीगंज का ये हनुमान मंदिर है, जहां पर अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार के जो नगर विकास, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो वित्त मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है सुरेश खन्ना, वो यहां पर आएंगे और यहीं से विश्व हिंदू परिषद जो आरएसएस की जो समर्पण निधि अभियान की जो यात्रा है शुरुआत होगी। और जो पीछे हमारे प्रांगण है, मैदान है, हम चाहेंगे दिखाएं हमारे कैमरा पर्सन अखिलेश की, यहीं पर वो कार्यक्रम होना है। महिलाएं काफी संख्या में होगी। जन जागरण जो अभियान है राम मंदिर के लिए उसको होगा। हालांकि जो विपक्षी दल है इस बात को बार बार कह रहे हैं कि डिजिटल क्यों नहीं ले रहे, डिजिटल क्यों नहीं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से बात की थी, उन्होंने सीधे कहा था कि हमको 11 रुपए अगर एक घर से चंदा मिल जाएगा, एक व्यक्ति 11 रुपए दे देगा तो भी हमारा राम मंदिर बन जाएगा। तो विपक्षी पार्टियों को इसी बात का कष्ट है अर्पिता कि कहीं चंदे के नाम पर, चूंकि बड़े पैमाने पर लोगों के घर जाने का अभियान है, लोगों से मिलने का अभियान है, तो विपक्षी दलों को लगता है कि ये मिलने के बहाने पॉलिटिकल जो माइलेज है वो बीजेपी को ज्यादा मिल जाएगा। यही वजह है कि विरोध करें। हालांकि जब कल एसटी हसन के बयान के बाद समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे गए तो कोई भी सपा का नेता सामने नहीं आया। हालांकि आज ये पूरे देश में समर्पण अभियान शुरू हो रहा है और रायबरेली में जो राम मंदिर के सचिव हैं, ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा, वो वहां पर मौजूद होंगे और 1 करोड़ 11 लाख का चेक वहां से प्राप्त करेंगे और काफी वहां भीड़ भी जुटाएगी। और जहां हम मौजूद हैं अलीगंज का ये हनुमान मंदिर है, यहाँ भी 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी अर्पिता। ठीक है, आशिका का रुख कर लेते हैं। कोलकाता में वो मौजूद है। आशिका, राम मंदिर को लेकर अब कोलकाता में किस तरीके की सियासत शुरू हुई है? देखिए, सबसे पहले तो तस्वीर यहाँ की मैं आपको दिखाऊं, स्वामी विवेकानंद का घर है। यहाँ से वीएचपी ने अपना ये जो अभियान है इसकी शुरुआत आज की है। साथ ही
क्योंकि इलेक्शन है आने वाले दिनों में, तो जाहिर है इसको लेकर के सियासत ज़रूर हो रही है। एक तरफ बीजेपी का ये मानना है, या ये कह सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं सीधा फ़ायदा इस अभियान का मिलेगा, क्योंकि मंदिर जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो लोगों के साथ जुड़ा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का ये आरोप है कि चुनाव के समय ये इसीलिए अभियान शुरू किया गया है जिससे बीजेपी को चुनावी फ़ायदा मिल सके। तो पश्चिम बंगाल जो भी होता है यहाँ पर उसे लेकर के फिलहाल सियासत होती है। तो यहाँ पर राम मंदिर का जो आप देखिए यहाँ की तस्वीर, ये जो वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, ये इन्होंने अभियान की शुरुआत की है। स्वामी विवेकानंद के जो है वो मूर्ति को फूल चढ़ा करके अभियान की शुरुआत की है। घर घर जाएंगे और इनका कहना है कि जिससे जितना भी हो हर वर्ग को हम जोड़ेंगे, चाहे कोई 10 रुपये भी दे वो भी मंदिर के निर्माण में उसका भी योगदान होगा। तो ये एक तरफ आंदोलन, दूसरी तरफ सियासत, ये दो तस्वीरें हैं यहाँ की। और मैं अगर आपको यहाँ पर बात कराऊँ जो यहाँ पर वीएचपी की तरफ से है, दादा चुनाव सामने आ रहा है तो क्या आपको लगता है बीजेपी को इसका फायदा होगा? नहीं, इसमें बीजेपी का कोई संपर्क नहीं है। बीजेपी जो है वो तो चुनाव के लिए है, ये सबका ही असर पड़ेगा। तृणमूल कहती है कि चुनाव के समय ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं इसका फायदा तो बीजेपी को होगा। नहीं, ये तो चुनाव कहाँ का है, वो पश्चिम बंगाल का है। और ये जो निधि समर्पण का कार्यक्रम सारा आसमुद्र हिमाचल में, सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। ठीक है आशिका, देखिए इस बीच कई जगहों पर मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जा रही है। आगरा में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने जागरण अभियान शुरू किया तो बरेली में जोर शोर से राम रथ यात्रा निकाली गई, जबकि वीएचपी के निधि संग्रह अभियान से पहले ही अहमदाबाद में एक मंदिर की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर के लिए 51,000 रुपए की धनराशि दी गई। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, आगरा बरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर चंदा संग्रह इस वक्त किया जा रहा है। अहमदाबाद की भी वही कुछ तस्वीरें हैं। मंदिर के लिए ये महा अभियान वीएचपी की तरफ से चलाई जा रही है। फिलहाल बाइक पर यहाँ लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडा थामे, और लोगों के घर घर तक जाने का लक्ष्य है। और जो जितना सहयोग करना चाहे राम मंदिर को लेकर वो सहयोग चाह रही है वीएचपी। भवानी हमारे साथ मौजूद हैं। भवानी, अब यहाँ तो राजनीतिक दल तो ये तक कह रहे हैं कि भाई जहाँ डिजिटल इंडिया की आप बात करते हैं तो कैश क्यों ले रहे हैं आप चंदा? आप जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उनमें आप डायरेक्ट पैसे क्यों नहीं डलवा रहे हैं अगर आपको चंदा चाहिए? देखिए अर्पिता, पूरे इस राम मंदिर का जो मसला है निधि समर्पण अभियान, ये केवल ये नहीं है कि पैसा इकट्ठा करना, लोगों को सहयोग लेना। मकसद वो साफ तौर पर है कि आम लोगों को छोड़ना राम मंदिर के, क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन बहुत बड़ा था। इसलिए जो वीएचपी की कोशिश है, अब बजरंग दल की कोशिश है, आरएसएस की कोशिश है और बीजेपी की कोशिश है किस तरीके से आम लोगों को इससे जोड़ा जाए कि मंदिर बने, जब सबको लगे कि उनका कंट्रीब्यूशन था वो आर्थिक ही नहीं, उनको लगे कि जब उन्होंने 1 रुपया भी दिया तो उनका योगदान था। इसलिए जो कूपन छपाए गए 100 रुपये के, 10 रुपये के और 1,000 रुपये के, यानी कि टारगेट हर ग्रुप को किया जा रहा है। यानी कि वो 10 रुपये, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, मात्र 10 रुपये का योगदान देगा तो वो भी लिए जाएंगे कूपन के जरिए। तो आप डिजिटल पेमेंट के अंदर आप मानिए कि जो 10 रुपये देने वाला है, क्या वो डिजिटल पेमेंट के लिए जाएगा? तो जाहिर तौर पर टारगेट ग्रुप है वो बहुत बड़ा किया है वीएचपी ने, जिससे कि हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर परिवार का योगदान हो। राजस्थान के अंदर जो अभियान है वो 12 बजे अभी शुरू होगा, 12 बजे, और ये फर्स्ट फेज का होगा जहाँ कोरोना को देखते हुए पहले ये 30 तक चलेगा, उसके बाद में 31 से बड़ा महाअभियान शुरू होगा। ठीक है, तो हर घर को कह रहे हैं कि कहा गया कि हर घर को टारगेट करने की कोशिश की जाएगी। जो ठीक है, आप रही जरा सा चंद्रमोहन का भी रुख कर लेते हैं, पटना से वो साथ हैं। चंद्रमोहन, वहाँ पर क्या खास तैयारी की जा रही है, क्योंकि चंदा संग्रह का कार्यक्रम तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज हो रहा होगा? बिल्कुल, देखिए पटना में 18 जगहों पर राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान का शुरुआत हुआ है। और अभी से थोड़ी देर पहले सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो पहुंचे थे और ये जो झुग्गी झोपड़ी वाला जो बस्ती है वहां पर लोगों के पास जा रहे थे और वहाँ पर रसीद लोगों को दिया जा रहा था। और राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि समर्पण अभियान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पटना में 18 जगहों पर इसकी शुरुआत हो रही है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। श्री राम
जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो लोग हैं वो लोग, ये जो बीएसपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो लोगों के घरों तक जाएंगे और पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से आग्रह भी करेंगे। आखिर किस लिए निकले हैं? प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण होना है और हम लोग सौभाग्यशाली पीढ़ी हैं, क्योंकि इससे पहले की पीढ़ियां ने ध्वस्त होते देखा, लड़ाइयाँ लड़ी, बलिदान दिया, और हम लोग उन सौभाग्यशाली पीढ़ियों में से हैं जो रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करते हुए अपनी आँखों से देखेंगे। और रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, समाज के हर वर्ग से मिल रहे हैं और उनसे संपर्क कर। जय जय श्री राम। इस पर तो राजनीति भी शुरू हो गई है। अब राजनीति हो, प्रभु के काम में चले हैं तो कोई राजनीति नहीं, सिर्फ मंदिर निर्माण होगा। अब राजनीति समाप्त हो गई है, अब सिर्फ मंदिर का निर्माण होना है। भव्य राम मंदिर हम लोग मिलकर बनाएंगे। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि इसको डिजिटली क्यों नहीं पेमेंट लिया जा रहा है? डिजिटली अभी तो देश में सब लोग डिजिटल प्रशिक्षण ही नहीं ले पाए हैं, तो डिजिटली कैसे दे पाएंगे? गरीब लोग हैं जिनके मन में काफ़ी उत्साह है, बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत उत्साह है, वो समर्पण करना चाह रहे हैं। खुशी है 500 साल के बाद में भारत में श्री राम। कितने जगहों पर कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है और किस तरह से लोगों के घर तक जाएंगे? ये पूरे बिहार में, और या पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में आज से। ठीक है चंद्रमोहन, रहिए जरा सा। देखिए, इस बीच बीजेपी ने मंदिर के लिए चंदा अभियान पर सियासत करने वालों पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राम मंदिर सियासत का नहीं, आस्था का मुद्दा है और अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्र को समर्पित होगा। ये राम मंदिर का निर्माण नहीं है, ये एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण है और इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण के अंदर प्रत्येक भारतवासी की मन की इच्छा है कि इस निर्माण के अंदर मेरा भी कोई अंश का दान हो। वो अंश का दान 10 रुपये से लेकर जो उसकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार कितना भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि ऐसे आस्था के विषयों के ऊपर और जो भावनात्मक विषय हैं उनके ऊपर इस तरीके की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देती। रवि, देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी भी अब सामने आकर ये कह रही है कि इसका मकसद ये कुछ राजनीति से प्रेरित नहीं है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये राष्ट्र को समर्पित होगा। वहीं वीएचपी अपना स्टैंड क्लियर कर रही है कि वो उनका अभियान है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल सीधे तौर पर सवाल ये उठा रहे हैं कि चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें जो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इसमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक बड़ा और भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और जिसमें पूरे देश के तमाम लोगों का अपना योगदान हो। और यही वजह है कि करीब 65 करोड़ लोगों को तक पहुंचने का लक्ष्य साधा गया है। करीब करीब आधी आबादी, देश की आधी आबादी तक पहुंचने का लक्ष्य किया गया है कि वहां तक पहुंचा जाए, उनसे निधि समर्पण अभियान के तहत जोड़ा जाए, उनसे कुछ न कुछ योगदान लिया जाए आर्थिक तौर पर। और इसमें योगदान के तौर पर छोटा भी योगदान हो सकता है, बड़ा योगदान भी हो सकता है। अगर बड़ा योगदान आप करते हैं तो उसके लिए रसीद भी वीएचपी की तरफ से दी जाएगी, ट्रस्ट की तरफ से दी जाएगी। जो ट्रस्ट बनाया गया है, ट्रस्ट ने ही कूपन भी प्रोवाइड कराया है। और इसके अलावा और ज़्यादा, अगर 20,000 से ज़्यादा योगदान होगा तो वो चेक के ज़रिए, कहा गया है कि चेक के ज़रिए आप दे सकते हैं या ट्रस्ट के खाते में आप सीधे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपसे थोड़ी देर के बाद 4 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। 11 बजे का वक्त है। उनसे शुभ कामना के तौर पर ये, क्योंकि अभियान की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो रही है, तो राष्ट्रपति से रवि जरा रहिए साथ, जल्दी से मुंबई का रुख भी कर लेते हैं। अभिषेक वहां से हैं। अभिषेक, आपके साथ कौन से लोग ये मौजूद है, जरा बात कीजिए, क्या खास तैयारियां आज के दिन के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, राम मंदिर के लिए जिस तरीके से डोनेशन को लेकर के वीएचपी ने प्लान बनाया है, मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर वीएचपी के तमाम सारे लोग और बीजेपी के लोगों को कहा गया है कि वीएचपी को सपोर्ट करे, उससे जुड़े लोग तमाम सारे पहुँचे हैं, हाथों में रिसीप्ट लेकर पहुँचे हैं। आप बताइए कि किस तरीके की रिसीप्ट है और कैसे आप लोग चंदा करेंगे, इस तरीके कैसे टोकन देंगे और क्या क्या प्लानिंग है? पूरे देश भर में आज 15 जनवरी से 15 फरवरी तक पूरे देश भर में लगभग देश की आधी आबादी में अपने कार्यकर्ता जा रहे हैं। 4, 5, 6 की एक टोली बनाई जाएगी और वो टोली के कार्यकर्ता घर घर जाकर एक 10 रुपये का कूपन, 100 रुपये का कूपन और 1000 रुपये के कूपन, इस प्रकार के चंदा जुटाना, यानी समर्पण जिनको हम कहेंगे कि राम मंदिर के लिए
समर्पण निधि एकत्रित करने के लिए 10, 100 और 1000 के कूपन्स रहेंगे। इसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा धनराशि देना चाहते हैं 2000 के ऊपर, यानी 2, 5 हज़ार, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसे सारे जो भाई बहनें हैं उनको इस प्रकार की एक पावती यानी रसीद दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह सारा धन संग्रह एकत्रित। आप बताइए कि किस तरीके से सपोर्ट कर रही है बीजेपी राम मंदिर के इस जो समर्पण अभियान है उसको? देखिए, इसमें भाजपा की बात ही नहीं है। प्रत्येक हिंदू उनके समर्थन में है और प्रत्येक हिंदू के मन में श्री राम के प्रति बहुत ही गहरी आस्था है। तो वह जाकर के लोग समर्पण राशि देना चाहते हैं, उनको एकत्रित करने का कार्य प्रत्येक हिंदू करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास। आप किस तरीके से आप लोग जा रहे हैं लोगों तक और जो समर्पण निधि है उसको ले रहे हैं? घर घर जाएंगे, सबसे अनुरोध करेंगे कि जो उनका कैपेसिटी है वो कैपेसिटी से कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल, कंट्रीब्यूट कैसे करने को लेकर के लोगों से सहयोग मांगेंगे? हर लोगों से कहेंगे कि उनकी जो मतलब धर्म की आस्था है, देश के लिए राष्ट्र मंदिर को बनाना है, इसलिए सबको अपने अपने बिल्कुल। आप बताइए कि जिस तरीके से इस पर राजनीति शुरू हो गई, कांग्रेस कह रही है कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं पैसा, फिर आप फिजिकली जाकर के और इसका कोई डुप्लीकेट बना लिया और डुप्लीकेट लेकर के गया और चंदा उगाही करके चला गया, तो क्या करेंगे? यह समर्पण का अभियान है और हमको घर घर जाना है और प्रत्येक हिंदू परिवार को इस अभियान से जोड़ना है। आप बताइए कि आप कैसे महिलाओं को, खास करके महिलाओं का भी काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ में कैसे वो करती हैं? हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत ही उत्साहित है और वो हर घर जाना चाहती है। जैसे हमने टारगेट लिया है कि हमारे वार्ड में 15,000 घर है, तो हर घर में हमारी महिला मित्र भी और हमारे सारे साथी साथ में जाके एकत्रित करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जय श्री राम के नारों के साथ तमाम सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आज से समर्पण निधि जो RSS और विश्व हिंदू परिषद। ठीक है अभिषेक, रहिए साथ। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा दें टीवी स्क्रीन पर। ये जो 3 तस्वीरें हैं उनमें एक में विश्व हिंदू परिषद के चंदा अभियान के तहत छपवाए गए कूपन नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर अयोध्या की है, जहां मंदिर निर्माण के लिए कार सेवकपुरम में रखे पत्थरों को तराशने का काम तेज है। कुछ ही देर में 11 बजे के बाद एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर मंदिर निर्माण की तैयारियों की जानकारी देगा। अजीत हमारे साथ मौजूद है। अजीत, वहां पर आज इस अभियान के लिए क्या खास तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से ये अभियान शुरू होगा? देखिए बिल्कुल अर्पिता, लखनऊ में 41 नगर और 41 नगर से ये अभियान शुरू होना था। हालांकि इसे छोटा किया गया। जहां मौजूद है ये अलीगंज का हनुमान मंदिर है, यहाँ से 11:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। महिलाओं को एकत्रित किया जाएगा, सरकार के मंत्री होंगे। मंदिर के लिए चंदे के आज अभियान यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? खुश हैं आप लोग? हाँ, बहुत खुश हैं। भगवान का मंदिर बन जाएगा, हमारा हिंदू भैया सबको जो है इनकलाब जिंदाबाद हो जाएगा। ये तो 70 साल से कांग्रेस वाले लटका करके रख दिए ना, खाली उनको। कितने बजे यहाँ कार्यक्रम शुरू होगा? 11:30 बजे कह रहे हैं? हाँ, 11:30 बजे होगा। ठीक है, 11:30 बजे। 11:30 बजे बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, यहाँ से यात्रा की शुरुआत होगी। तो देखा अर्पिता, यहाँ लोग हैं, तैयारी भी अंदर चल रही है और 11:30 बजे यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होगी निधि समर्पण अभियान की। अर्पिता, ठीक है अजीत, आप रहिए साथ। देखिए किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे आपको। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। वहीं कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है। हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसा ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 लेकर आ रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 16 जनवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए पहला यंग जीनियस, एक ऐसा बच्चा जो सिर्फ 15 साल का है और मशहूर संगीतकार AR रहमान जिसके फैन है। इस बच्चे की बिजली की रफ्तार से चलती उंगलियां ऐसा जादू रचती हैं कि दुनिया दंग रह जाए। 2019 में लिजन ने CBS चैनल का वर्ल्ड्स बेस्ट शो जीता। लिजन की खूबी है कि वो आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो बजा सकते हैं, एक साथ अलग अलग हाथों से 2 पियानो भी बजा सकते हैं।
16 जनवरी शाम 7 बजे और 17 जनवरी दिन के 12 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए एक बड़े संगीतकार के साथ लिटिन का दंग करने वाला हुनर जरूर देखें। बायजूस यंग जीनियस।